नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल गंगा क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने कल आपसे संख्याओं के बारे में चर्चा किया था अपने पिछले वीडियो में कि संख्याएं क्या होती हैं। मैथ्स में संख्याओं का बहुत इम्पोर्टेंस रोल होता है ना। इसलिए हम सोचे कि पहले आपको संख्याओं से अच्छे से अवगत करा दिया जाए। तो संख्याओं की छोटी सी छोटी बातें जो संख्याओं की संक्रियाएँ होती हैं या जो संख्याओं के गुण होते हैं, उसको बताने का हमने प्रयास किया है। कल मैंने आपको बताया था कि अगर आपसे पूछा जाए कि 2 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होती है, 2 अंकों की बड़े से बड़ी संख्या क्या होती है, या फिर 3 अंकों की 4 अंकों की छोटी संख्या या बड़ी संख्या, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट, 3 डिजिट या लार्जेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट, 3 डिजिट अगर आपको निकालना है, तो उसकी मेथड और उसकी जो ट्रिक्स होती है वो मैंने कल आपको बताया था। आज हम लोग चर्चा करेंगे उसी के आगे से। उसमें से एक चीज़ और निकल के क्वेश्चन पूछा जाता है मैथ्स में अक्सर कि अंकों की संख्याएं कितनी होती हैं। जैसे आपसे पूछ सकता है कि 2 अंकों की कितनी संख्याएं होती हैं या 3 अंकों की कितनी संख्याएं होती हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपकी 1 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है वो 9 होती है और 9 के बाद स्टार्ट हो जाती है 2 अंकों की संख्या। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो गई? 10 हो गई। और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई? 99 हो गई। तो इसके बीच में कितनी संख्याएं आती हैं, ये हो सकता है आप आसानी से काउंट करके बता सको कि इसके बीच में कितनी संख्याएं आती हैं। कि 2 अंकों की छोटी से छोटी संख्या और बड़ी से बड़ी संख्या के बीच में 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं। पर अगर आपसे 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या या बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जाए, तो उसके निकालने का एक स्पेशल फॉर्मूला होता है, एक स्पेशल ट्रिक्स होती है। आप उसको अगर काउंट करोगे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम्स का बहुत इंपॉर्टेंस रोल होता है, खास तौर पे अगर मैथ से क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो। तो उसके लिए मैंने आपको ये पूरा फॉर्मेट बना के रख दिया है और यहाँ से आप बहुत आसानी से सीख सकते हो कि अगर हमसे कितनी भी अंकों की संख्याएं पूछी जाए तो हम बहुत आसान तरीके से उसको बता सकते हैं। जैसे आपसे अगर कहा जाए कि 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती है, तो आप 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 ले लिए और उसमें +1 कर दिए, तो आपका कितना आ गया? 19, 90 आ गया। तो 90 होती है 2 अंकों की संख्याएं। आप काउंट करके, है ना, उसको चेक भी कर सकते हो कि 90 होती है कि नहीं होती है। सबसे छोटी संख्या 10 हो गई, इसके बाद 99 हो गई, क्योंकि जैसे ही 100 हो जाएगा तो वहां से 3 अंक प्रारंभ हो जाएंगे, 3 अंकों की संख्याएं प्रारंभ हो जाएंगी। उसी प्रकार से 3 अंकों की अब कुल कितनी संख्याएं होती हैं? तो 3 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो, जो सबसे छोटी संख्या होती है वो, और उसमें +1 कर दिया तो 900 हो गई। तो उससे हमने एक फॉर्मूला बनाने का प्रयास किया। सामान्य गणित की पुस्तकों में आप इस फॉर्मूले को देख भी सकते हैं, रहता है सबसे बड़ी संख्या, जितने अंकों की आपसे संख्या पूछी जाती है उतने अंकों की आप सबसे बड़ी संख्या लीजिए और उतने ही अंकों की सबसे छोटी संख्या लीजिए, उनको आपस में घटाकर और उसमें +1 कर दीजिए। जितना आएगा उतनी ही उन अंकों के बीच में संख्याएं होती हैं, अर्थात उतने अंकों के बीच में जो सबसे बड़ी संख्या है या जो उतने अंकों के बीच में सबसे छोटी संख्या है, इतनी ही संख्याएं उनके बीच में पाई जाएंगी या होती है। जैसे मैं आपको इसका एक अपने तरीके से यहाँ पे मैंने उसको नोट डाउन करके रखा है आपके नोट करने के लिए, पर मैं एक अपने तरीके से आपको अलग से एग्जाम्पल लेके बता देता हूँ। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि 5 अंकों की सबसे बड़ी 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपको निकालना है, तो मैंने कल आपको बताया था कि अगर आपको सबसे बड़ी संख्या निकालना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, जितने अंकों की संख्या कहा जा रहा है आप उतने 9 लिख दीजिए। अगर आपसे 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आपको ज्ञात करना है तो आप 9 को 5 लिख दीजिए, 1 2 3 4 5, ये हो जाएगी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। इसके बाद आपको क्या करना है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लेना है। सबसे छोटी संख्या के लिए मैंने आपको बताया था कि जितने अंकों की संख्या कहा जाए उससे एक कम जीरो ले लीजिए, अर्थात अगर आपको 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है तो उसके लिए आपको 4 जीरो रखना है, 1 2 3 4, और उसके साथ में रख देना है आपको 1 और इसको माइनस कर देना है। इसको आप माइनस करोगे तो यहाँ 9 हो जाएगा, 9 9 9, और इसके बाद ये आपका 9 में 1 माइनस हो जाएंगे तो आ जाएगा 8।
फिर इसके बाद जो भी आता है उसमें आप कितना कर देंगे, +1 कर देंगे, तो 9 और 1 ये 10 हो जाएगा। अब ये एक कैरी इसकी रहेगी तो ये भी 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका ये हो जाएगा 9। ठीक है ना। ये हो जाएगी आपकी 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं। तो आप इस प्रकार से 5 अंकों की, 6 अंकों की, 7 अंकों की, जितने अंकों की आपसे संख्याएं पूछा जाए उतने अंकों की संख्याएं आप आसानी से बता सकते हो। बस उतने अंकों की आपको सबसे बड़ी संख्या पता होना चाहिए और सबसे छोटी संख्या पता होनी चाहिए, और उसमें आपको +1 कर देना है, और आप इतने आसानी तरीके से इसको बता सकते हो। फिर इसके बाद संख्याओं में ही एक दूसरा क्वेश्चन निकल के आता है। वैसे अब तो ये क्वेश्चन एग्जामों में कम ही पूछे जाते हैं, पर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये आप छोटी क्लासों की चीजें हैं और कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। कई एग्जाम ऐसे होते हैं जिसमें कुछ बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं, तो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा छोटी क्लासों में 3rd 4th या 6th स्टैंडर्ड तक ये चीजें रहती हैं कि स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू क्या होती है मैथ्स में या संख्याओं में। तो आपको जिस संख्या का स्थानीय मान निकालना है उस संख्या में आपको किसी एक अंक का स्थानीय मान पूछा जाएगा। जैसे यहाँ पे 9342 है और इसमें 4 का स्थानीय मान पूछा गया है कि 4 का स्थानीय मान क्या है। तो जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उन्होंने पढ़ रखा होगा 1s प्लेस, 10s प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, और जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उन लोगों ने पढ़ रखा होगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ऐसा करके। तो इकाई में हमेशा 1 का मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी जो भी अंक होता है उसमें 1 का मल्टीप्लिकेशन रहता है। दहाई में 10 का रहता है, सैकड़े में 100 का रहता है, और हजार में 1000 का। इस प्रकार से वो कंटिन्यूअसली बढ़ता जाता है आगे आपको जितने अंकों का। तो उसका जो ये रूप होता है संख्याओं का, इस रूप को विस्तारित रूप कहा जाता है। मतलब किसी भी संख्या को अगर हम विस्तार से लिखना चाहें तो ऐसे व्यक्त कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इकाई का अंक 2 है, तो 2 में 1 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2, यानी 2 1 कम 2 ही आएगा। यहाँ पे 4 है, तो अगर 4 में 10 को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये दहाई के स्थान पे है, तो 4 दाहम 40 हो जाएगा। ये 3 है, सैकड़े के स्थान पे है, इसलिए इसमें 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 300। इसके बाद ये 1000 प्लेस पे है, तो इसमें 1000 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9000 हो जाएगा। अब इसके बाद जिस अंक का स्थानीय मान पूछा जाए, आप उस अंक की जो ओरिजिनल वैल्यू है उसको यहाँ पे लिख देते हो, वही स्थानीय मान हो जाता है। इसी प्रकार से इस संख्या में अगर आपसे स्थानीय मान पूछा जाता है 3289 में 3 का स्थानीय मान क्या होगा, तो उसके लिए आपको विस्तारित रूप पता होना चाहिए कि उसको हम विस्तारित रूप में कैसे लिख सकते हैं और उसका स्थानीय मान बता सकते हैं। तो उसका एक आसान सा तरीका ये होता है कि अगर आपको स्थानीय मान बताना है, खास तौर पे आपको ये सब करने के बजाय उसको तुरंत से स्थानीय मान बताना है, तो जिस संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान पूछा जाए, जैसे मैंने आपको यहाँ पे ट्रिक बताई है कि जिस अंक का पूछा जाए उसके बाद जितने अंक हों उतने शून्य, अर्थात अगर जैसे आपको 2509 में 5 का स्थानीय मान पूछा जाता है तो आप 5 लिख दीजिए, और उसके बाद कितने अंक हैं, 1 2 2 अंक हैं तो आप 2 शून्य रख दीजिए, वो उसका स्थानीय मान हो जाएगा। आप अगर इसी संख्या में 4 का स्थानीय मान बताना चाहते तो आप उसको आसानी से बता सकते थे। आप यहाँ पे 4 लिखते और 4 के बाद कितने अंक हैं, 1 अंक है, तो आप 1 शून्य लिख दोगे, वो उसका स्थानीय मान हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर आपको इसमें 3 का स्थानीय मान बताना है तो आप 3 देखिए कहाँ पे है, यहाँ पे है, 3 लिखिए, और उसके बाद कितने अंक हैं, 1 2 3, तो आप 3 शून्य रख दीजिए, वो उसके 3 का स्थानीय मान हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप किसी भी संख्या के किसी भी अंक का स्थानीय मान है ना आसानी से ज्ञात कर सकते हो। फिर इसके बाद स्थानीय मान के बाद जो प्लेस वैल्यू होती है, प्लेस वैल्यू के बाद इसमें एक संख्याओं में ही एक दूसरा ऑपरेशन होता है, फेस वैल्यू। उसको हिंदी से कहा जाता है जाति मान। फेस वैल्यू क्या होता है, फेस वैल्यू कैसे निकाला जाता है, जातीय मान। अगर आपको किसी भी संख्या का जातीय मान निकालना है, फेस वैल्यू निकालना है, तो संख्या के जो अंक होते हैं उनका जातीय मान होता है, संख्या का जातीय मान नहीं होता है। तो अगर आपको संख्या के अंकों का जातीय मान निकालना है, जैसे सपोज दैट आप ले लेते हैं 4315। अब इसमें आपसे पूछा जाए कि 5 का जातीय मान क्या होगा,
5 का जाति मान फेस वैल्यू ऑफ 5 क्या होगी, तो आप बता सकते हो कि 5 का जाति मान 5 ही होगा। ठीक है ना। अगर आपसे इसमें पूछा जाता कि 3 का जाति मान क्या होगा, तो आप बता सकते थे कि 3 का जाति मान 3 ही होगा, 4 का जाति मान 4 ही होगा। अर्थात किसी भी संख्या में जो अंकों का जाति मान है वो वही अंक होता है जिसके बारे में पूछा जाता है। इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, जो एग्जामों में पूछा जाता है या छोटी क्लास की बुकों में मैथ्स में रहता है, वो जातीय मान और स्थानीय मान के अंकों को उठा के उनके बीच का अंतर आपसे पूछता है। जैसे इस संख्या को अगर हम लेते हैं तो इस संख्या में ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि 4315 में 3 के स्थानीय मान और 4 के जातीय मान का अंतर क्या होगा या अंतर क्या है, ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या होगा, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 4315 है, 4315 में आपको सबसे पहले 3 का स्थानीय मान निकालना है, तो आप 3 लिखिए। 3 लिखने के बाद कितने अंक है, 2 अंक है, तो आप 2 जीरो रख दीजिए। इसके बाद आपसे पूछा है 4 का जाति मान, तो 4 मैंने अभी आपको बताया कि जिस अंक का जाति मान पूछा जाता है या फेस वैल्यू पूछी जाती है वो वही वैल्यू होती है, तो आप इसमें 4 रख देंगे। 4 का जाति मान 4 ही होगा, इसको आप अंतर मतलब घटाना होता है, माइनस कर देंगे। 10 में 4 चले जाएंगे तो 6 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, और इसके बाद इसने बगल में दिया है तो ये 2 हो जाएगा, 296। तो इस प्रकार से आपका 3 के स्थानीय मान और 4 के जाति मान का कितना हो जाएगा, अंतर 296 अर्थात 296 हो जाएगा। तो ये कुछ बहुत बेसिक चीजें हैं संख्याओं के बारे में। संख्याओं में अंक क्या होते हैं या कितने अंकों की कितनी संख्याएं होती हैं, स्थानीय मान क्या होता है और जातीय मान क्या होता है। दोस्तों अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, क्योंकि जब हम संख्याओं के बारे में अच्छे से जानते रहेंगे, समझते रहेंगे, तो उनकी जो क्रियाएं होती हैं या जो उनमें हम लघुत्तम लेते हैं, महत्तम लेते हैं, एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं या वर्गमूल निकालते हैं, वो बहुत आसानी से आप समझ सकते हो या निकाल सकते हो। सबसे पहले अपन लोग चर्चा करेंगे संख्याओं के प्रकार के बारे में कि संख्याएं कितने प्रकार की होती और संख्याओं को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है। संख्याएं सामान्यतः तो आप कह सकते हो कि संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं। अगर आपसे सामान्य तौर पर पूछा जाता है कि जो संख्याएं हैं, नंबर्स हैं, कितने टाइप्स होते हैं, तो आप उसको सामान्य तौर पे बता सकते हो कि संख्याओं के मुख्यतः 2 ही भाग होते हैं। एक होती है आपकी वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर, और इसके बाद दूसरी होती है आपकी काल्पनिक संख्याएं। इनका बहुत महत्व नहीं होता है काल्पनिक संख्याओं का, ये मैथ्स की बहुत प्रॉपर टॉपिक्स होती हैं। 11th की मैथ्स में जिन लोगों ने मैथ्स से पढ़ा होगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा होगा, सम्मिश्र संख्या, वहां पे इनके बारे में दिया गया था a+i_b। ये जो i होता है इसको आयोटा कहा जाता है, और इस i की वैल्यू होती है, अगर आपको जैसे √-1 हो गया, अंडर रूट के अंदर कभी माइनस नहीं होता है, पर इन केस कभी हो जाता है तो उसको हम अपने से एक इमेजिन करके, कोई कल्पना करके एक नंबर रख लेते हैं i, इसीलिए इनको इमेजिनरी नंबर या काल्पनिक संख्याएं कहा जाता है। और वास्तविक संख्याएं जो आपकी रियल नंबर होती हैं, वो जिन संख्याओं के बारे में आप जानते हैं वो संख्याएं सारी होती हैं रियल नंबर। इनमें से सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे प्राकृतिक संख्या के बारे में। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, संख्याओं को यहीं से प्रारंभ माना जाता है कि संख्याओं को अगर आपको अच्छे से जानना है तो आपको प्राकृतिक संख्या या फिर अन्य संख्याओं की परिभाषा और उनके प्रकार पता रहना चाहिए। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं, अगर आपको प्राकृतिक संख्याएं बताना है तो सामान्य तौर पर सब लोग जानते हैं कि वो संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होती हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं।
पर ये जो परिभाषा है ये छोटे बच्चों के लिए ज़्यादा बेहतर होती है। अगर आपको अपने तरीके से समझना है या किसी से बताना है तो आप ऐसे कह सकते हो कि वे संख्याएं जिनका उपयोग गणना के लिए किया जाता है, उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ऑल काउंटिंग नंबर इज नोन एज द नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। हम किसी भी चीज को गिनने के लिए जीरो का उपयोग तो नहीं करते हैं। अगर हमको गिनना है तो हम प्रारंभ कहाँ से करते हैं? एक से करते हैं। इसलिए इनको प्रारंभ कहाँ से माना जाता है? एक से माना जाता है। 1 2 3 4 5 इस तरीके से करके आप जितना काउंट कर सकते हो अनंत तक, वो सारी की सारी क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। इसके बाद आपकी आती है पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। अगर प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को भी शामिल कर लिया जाए तो फिर उनको होल नंबर कहा जाता है। अर्थात प्राकृतिक संख्याएं 1 से प्रारंभ होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से इनफाइनाइट अनंत तक होती हैं। अगर इनमें हम जीरो को भी इंक्लूड कर लें, जीरो भी शामिल कर लें, तो फिर उन्हीं संख्याओं को कहा जाता है पूर्ण संख्याएं। फिर इसके बाद आती है आपकी पूर्णांक संख्याएं। इसमें जो छोटी क्लास के लड़के होते हैं या आपके जो और भी मैथ्स के स्टूडेंट्स रहते हैं, उनको इस संख्या में बहुत कंफ्यूजन रहता है। क्वेश्चन अक्सर बोला जाता है किसी धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर नंबर या नेगेटिव इंटीजर नंबर। तो पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, इनके बारे में आपको बहुत अच्छे से समझना है। आप लोगों ने मैथ्स में छोटी क्लास में लगभग सभी लोगों ने जब मैथ्स पढ़ा होगा तो ऐसी एक संख्या रेखा जरूर आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसी एक संख्या रेखा रहती है जिसमें बीच में शून्य रहता है और उसके राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यू रहती है, मतलब +1, प्लस को लिखा नहीं जाता है तो +1 +2 +3 +4 और इस तरीके से आप इसको जहां तक ले जाना चाहें वहां तक डिनोट कर सकते हैं। इसी प्रकार से लेफ्ट साइड पे निगेटिव वैल्यू होती है -1 -2 -3 -4 और इसको भी जहां तक ले जाना चाहें तो आप डिनोट कर सकते हैं। तो पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, है ना, तो उसको आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो, समस्त धनात्मक यानी पॉजिटिव नंबर, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के साथ शून्य को भी मिलाकर पूर्णांक संख्या कहा जाता है। यानी इसमें जितनी भी धनात्मक संख्याएं हैं, जितनी ऋणात्मक संख्याएं हैं और इनके साथ शून्य को भी मिलाकर इन सभी संख्याओं को पूर्णांक संख्या या इंटीजर नंबर कहा जाता है। अब इसमें से अगर आपसे कहा जाता है धनात्मक पूर्णांक, अर्थात आपको सिर्फ धनात्मक संख्याएं लेनी है। अगर आपसे कहा जाता है ऋणात्मक पूर्णांक, अर्थात आपको सिर्फ ऋणात्मक संख्याएं लेनी है। शून्य तो है ही, शून्य आता ही है पूर्णांक संख्याओं में। तो ये होती है समस्त पूर्णांक संख्या या धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक का ये मतलब होता है। धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक के बाद आपकी जो अगली संख्या आती है वो होती है, आप लोग लगभग सब लोग इतना तो जानते ही होंगे, सम संख्या या विषम संख्या क्या होती है मैं बता देता हूँ। जो लोग नहीं जानते हो तो आप फिर से उसको सीख सकते हो, क्योंकि मैंने आपको बताया ही है
कि मैं आपको मैथ्स बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहा हूँ। जीरो से आपको बॉटम से लेकर टॉप तक जितनी मैथ्स की चीजें होती हैं वो आपको सारी यहाँ पे गंगा चैनल के माध्यम से बताई जाएंगी। सम संख्या क्या होती है, तो सामान्य तौर पे ऐसे इसको इवन नंबर इंग्लिश से बोलते हैं, इवन नंबर। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हिंदी से सम संख्या नहीं समझते हैं। तो इवन नंबर क्या होता है, वो संख्याएं जो दो से विभाजित हो जाती है। जैसे आपका 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8, 10, ये दो दो के अंतर करके अगर आपसे कोई पूछे कि 86 क्या है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इसके इकाई का अंक 6 है, तो ये 2 से विभाजित हो जाएगी, इसलिए यह एक सम संख्या है। आपसे कोई पूछे कि 1008 कौन सी संख्या है, तो आप बता सकते हो कि यह एक सम संख्या है, क्योंकि इसके इकाई का अंक 8 है और ये बहुत आसानी से 2 से विभाजित हो जाएगी। इसके बाद आपकी आती है विषम संख्या, यानी आपका ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होते हैं, तो वो संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं। जो 2 से विभाजित हो जाती हैं वो सम संख्याएं, और जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं वो विषम संख्याएं। अब 2 से विभाजित जो नहीं होगी तो सामान्य तौर पर वो समझ में आ जानी चाहिए कि 1 होगी, 3 होगी, 5 होगी। अब अगर आप इनको 2 से विभाजित करोगे ये पूर्ण विभाजित नहीं होगी, इनमें कुछ न कुछ शेष फल रह जाएगा। तो कुछ न कुछ शेष फल रह जाएगा, इसलिए ये विषम संख्याएं हैं। 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13, 15, इस प्रकार से इतनी संख्याएं होती हैं, ये विषम संख्याएं होती हैं। तो सम संख्या, विषम संख्या, इवन नंबर और ऑड नंबर, ये भी आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। फिर इसके बाद आपकी आती है भाज्य और अभाज्य संख्याएं। कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर। तो सबसे पहले मैं आपको वो बताने के पहले एक सामान्य सी बात बताना चाहूंगा कि जैसे आप 2 का पहाड़ा पढ़ते हो, 2 की टेबल पढ़ते हो, तो आप 2 का पहाड़ा पढ़ते हो, 2 एक कम 2 या 2 वन जा 2, 4, 6, 8, 10, इस प्रकार से आप उसको कंटिन्यूअसली 10 तक या उसके आगे भी आप मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। तो आपसे अगर कोई ये पूछा जाए, बहुत सारे लोग ये बात जानते होंगे पर जो नहीं जानते हैं वो इस चीज को बहुत अच्छे समझ सकते हैं कि अगर आपसे 2, 4, 6, 8, 10 के बारे में पूछा जाए कि ये सभी 2 के क्या हैं, तो इनको बता दिया जाता है कि ये सभी के सभी 2 के गुणज हैं, जिसको आप इंग्लिश से कहते हो मल्टीपल। ये सभी के सभी 2 के क्या हैं, गुणज हैं। और इन सभी का 2 क्या है, फैक्टर है। फैक्टर मतलब एक गुणनखंड है। ये आपके मल्टीपल हैं, और इन सभी का 2 क्या है, फैक्टर है, या उसी को हम हिंदी से कह सकते हैं कि इनका एक गुणनखंड है, गुणनखंड है। इस प्रकार से अगर आपसे कोई ये पूछता है कि आप बताओ 12 के क्या क्या गुणनखंड हो सकते हैं, 12 के क्या क्या गुणनखंड हो सकते हैं, तो आपको ये दिमाग में लाना है कि 12 किस किस के पहाड़ा में आता है। जिस जिसके टेबल में आता होगा वही आपके, वही इनके 12 के क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे, मल्टीपल हो जाएंगे। तो आपको 12 का सबसे पहले तो आपका 1 सबका फैक्टर होता है, 2 के पहाड़ा में भी 12 आता है, 3 के पहाड़ा में भी 12 आता है, 4 के पहाड़ा में भी 12 आएगा, 6 के पहाड़ा में भी आएगा और 12 के पहाड़ा में भी 12 आएगा। 12 एक कम 12 या 12 वन जा 12। तो फाइनली 12 के गुणनखंड क्या क्या हो गए, 1, 2, 3, 4, 6, 12। मतलब ये 12 के क्या हैं, फैक्टर है। और अगर आपसे 12 का मल्टीपल पूछा जाता तो आपको 12 का टेबल पढ़ना है। 12 एक कम 12, 12 दूना 24, 36। आपका इस प्रकार से आप उसको कंटिन्यूअसली जितने मल्टीपल चाहो उतने मल्टीपल निकाल सकते हो। आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, है ना, 7 के प्रथम 4 गुणज, 8 के प्रथम 4 गुणज, या 12 के प्रथम 4 गुणज का योग। तो ये गुणज और फैक्टर, इनको गुणज और गुणनखंड यानी आपके फैक्टर और मल्टीपल, ये एलसीएम एचसीएफ के टॉपिक में रहते हैं, वहां पर डिटेल से बताया जाएगा। पर अभी आपको भाज्य और अभाज्य संख्या समझने के लिए ये समझना जरूरी था, इसलिए हम आपको यहाँ पे बता दिए हैं। अब इसके बाद हम आपको बताते हैं कि भाज्य संख्या क्या होती है और अभाज्य संख्या क्या होती है। भाज्य और अभाज्य समझने के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप 1 की टेबल पढ़ते हो तो 1 के फैक्टर आप निकालते हो, 1 सिर्फ 1 में ही आएगा, 1 किसी और के टेबल में तो आता नहीं है। अगर आप 2 के फैक्टर निकालते हो तो 2 के फैक्टर हो जाएंगे 1 और 2। अगर आप 3 के फैक्टर निकालते हो
तो 3 के फैक्टर हो जाएंगे आपके 1 और 3। 4 के फैक्टर निकालते हो तो 4 के हो जाएंगे 1, 2 और 4। 5 के फैक्टर निकालते हो तो 5 के हो जाएंगे 1 और 5। 6 के फैक्टर निकालते हो तो 6 के हो जाएंगे 1, 2, 3 और इसके बाद आपका 6। इन सबके पहाड़ा में 6 आता है। अगर आप 7 का फैक्टर निकालते हो तो 7 के फैक्टर हो जाएंगे क्या क्या आपके 1 और 7। 8 के फैक्टर तो 8 के फैक्टर हो जाएंगे आपके 1 और 1, 2, 4, 8। 9 के फैक्टर 9 के फैक्टर 1, 3, 9। 10 के फैक्टर 1, 2, 5 और 10। ये सब फैक्टर हो गए। तो इस प्रकार से हम जब परिभाषित करेंगे भाज्य संख्या को अर्थात प्राइम नंबर को कि भाज्य संख्या क्या होती है, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा भी जाता है भाज्य संख्या क्या होती है। तो भाज्य संख्या निकालने के लिए आपको उसकी परिभाषा जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप उसके बारे में अच्छे से जानेंगे नहीं तो उसके बारे में आप नहीं बता सकते। भाज्य संख्या होती क्या है आपको ये जानना जरूरी है। तो मोस्टली सभी लोग जानते हैं कि वो संख्याएं जो एक से विभाजित हो या खुद से विभाजित हो, बस कहने का थोड़ा सा तरीका अलग होना चाहिए। जब आप इस तरीके से किसी से कहते हो तो जो गणित जानने वाला है वो हो सकता है आपकी इस बात को पूरी तरह सेटिस्फाई ना करे या पूरी तरीके से संतुष्ट ना हो, लेकिन और आप खुद भी उस बात से पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं हो सकते। लेकिन अगर आप भाज्य संख्या को परिभाषित करते हो और आप ये कहते हो। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो हम आज यहीं पे रोकते हैं। इसके आगे हम आपसे बाद में अगले वीडियो में डिस्कस करते हैं।